दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। हमारे साथ विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके लिए हमारे दर्शक भी तैयार हैं। मेरे साथ इस बीच हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। पहला सवाल विश्वजीत जी के लिए लूँगी मैं, जो कि ट्विटर से आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और अमित शुक्ला का है ये सवाल। 20 साल के लिए निवेश करना है, 5 करोड़ इन्हें चाहिए। ये अपना रिस्क प्रोफाइल कह रहे हैं कि ये ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, अग्रेसिव जा सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, मिरासिट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी इनके पास है, और इसी को लेकर ये कहते हैं कि आप रिव्यू कीजिए और 5 करोड़ रुपए 20 साल में क्या इन फंड्स के ज़रिए अचीव हो पाएंगे या नहीं। अमित को हम कोशिश करेंगे कि वो हमें फ़ोन लाइन पर मिल जाए। विश्वजीत जी, 20 साल का समय, काफ़ी अच्छा टाइम होराइजन इनके पास है। निवेश की जो राशि है इनकी वो भी ठीक ठाक लग रही है, शायद थोड़ी सी और बढ़ानी पड़े क्योंकि ये 5 करोड़ का टारगेट लेकर चल रही हैं। फंड्स भी जो इन्होंने चुने हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड है, लेकिन क्या और अग्रेसिव हो सकते हैं, और क्या और अग्रेसिव बनाने के लिए ज़रूरत है 5 करोड़, क्योंकि इनको इकट्ठा करने हैं तो। कविता जी, बिल्कुल इनका जो सवाल है, क्योंकि ये ऑलरेडी 67,000 रुपीज हर मंथ एसआईपी में निवेश कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एक सफिशिएंट अमाउंट है 5 करोड़ का गोल अचीव करने के लिए। अगर वो 20 साल तक निवेश करते रहते हैं रेगुलरली, क्योंकि हम 12% का सीएजीआर लेके भी चले तो ये आराम से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। बहरहाल थोड़ा ज्यादा ही कर पाएंगे। और इनका जो पोर्टफोलियो अगर देखें, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ काफी स्क्यूडनेस है। तो एसबीआई स्मॉल कैप में ही 25,000 रुपए है टोटल 67,000 पोर्टफोलियो में से। तो मेरी सलाह तो बल्कि ये रहेगी कि इनको थोड़ा सा लार्ज कैप और या फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रा फंड्स में निवेश करना चाहिए, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को। मैं इनको सलाह दूंगा कि वो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें और इसी पोर्टफोलियो में से कुछ रकम निकालकर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो ये 2 फंड में और एडिशनल ऐड कर दें इसी अमाउंट को, क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफी एग्रेसिव है, उससे आगे की जरूरत नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजीली अपने कंफर्टेबली अपने गोल को अचीव कर पाए। बाकी जो फंड्स इन्होंने ले रखे हैं वो काफी अच्छे हैं, उसमें बने रहे। ये मेरे साथ ये फ़ोन लाइन पर नहीं है, बट जो बदलाव आपने इनको बताए हैं वो इनको कर लेने चाहिए। आईसीआईसीआई प्रू वाली डिस्कवरी और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, इनके पास एक और विकल्प है जो अपने पोर्टफोलियो में ये जोड़ सकते हैं। इनफैक्ट जो निवेश राशि है उसके चलते तो ये अपने कॉर्पस का जो टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ऐसा लगता है। अमित जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और मेरे साथ क्या अगले दर्शक दीपक प्रजापति फ़ोन लाइन पर हैं? चलिए, इनका सवाल हम लेंगे आगे चलकर, लेकिन फ़िलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक पर मैं जाऊं उससे पहले एक नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देते हैं। इस नंबर पर आप अपने सवाल, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना सवाल हमारे यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। हमारा जो शो है वो यूट्यूब पर भी जाता है। शो यूट्यूब पर देखिए, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, हम वहाँ से भी आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस बीच मेरे साथ अरिजीत गांगुली जुड़ गए हैं जो कि पंकज जी से अपना सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार अरिजीत जी, कैसे हैं? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ, आपके सर? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो को हमें भेजा है, डिटेल्स दी हैं आपने, काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को फैक्टर इन किया है, उसके लिए मुबारकबाद। आपने क्लियरली लिखा है कि रिटायरमेंट का गोल जो कि 20 साल के बाद है उसके लिए आपको 4 करोड़ चाहिए, और आपने उसमें 5% का इन्फ्लेशन भी काउंट इन किया हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 2.3 करोड़, 17 साल में 10% का इन्फ्लेशन आपने काउंट इन किया है। 90 लाख बच्चों की शादी के लिए 25 साल के बाद 5% का इन्फ्लेशन आपने यहाँ लिया हुआ है।
मुझे बताइए कि आपने और आपकी वाइफ का दोनों का पोर्टफोलियो आपने भेजा है और ऑब्वियसली आप दोनों के ये कंबाइंड गोल्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो Correct. कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। आप बाज़ार को लगता पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, और क्या उसी के मुताबिक आपने इन फंड्स को पोर्टफोलियो में रखा है? या उसी के हिसाब से, मतलब जितना कि ये YouTube से या फिर आपके चैनल से देख के ओवर द लाइक 1.5 ईयर्स से धीरे धीरे इसको मतलब जितना समझ में आया उतना बनाया हूँ। तो अभी तक इनमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो में अराउंड 10 लाख हो गया है, तो इसलिए लगा कि एक बार वेरीफाई करवा लें। तो ओके, अच्छा काम किया आपने। और चलिए, ये सभी मतलब आपने खुद ही चुने हैं फंड्स, है ना? यस, सब मेरे खुद से Okay. चुने हुए। चलिए, पंकज जी आपके पास आऊंगी, बताइए क्या होगी अरिजीत के लिए? अरिजीत जी, ऐसा है कि आपने काफी अच्छे फंड चुने हुए हैं और गोल भी ठीक सेट किए हैं, लेकिन यदि मैं 12% से कैलकुलेट करूं, क्योंकि आपने कहा है कि 4 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए और उससे पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए भी आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं 17 ईयर्स के बाद, तो जितना आप निवेश कर रहे हैं अभी, अगर मैं इसको सिंपल कैलकुलेट करूं, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सिंपली इसी अमाउंट को, जो 10,20,000 रुपये ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है, 51,500 की आप SIP कर रहे हैं, तो SIP अमाउंट को अगर आप स्टेप अप कर दें 10% से हर साल इसको बढ़ाते रहें। आप एक बार स्टेप अप का मेथड जो होता है उसको एक बार भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर हर साल आप अपने आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 10% से अमाउंट को बढ़ाना चाहिए आपको, तब आप आसानी से जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, जो अपने 2.3 करोड़ की बात की है 17 ईयर्स के बाद, वो भी कर पाएंगे और साथ ही 4 करोड़ रुपए आपके पास रिटायरमेंट तक इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके पास एक स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। तो क्योंकि आप बात कर रहे हैं 10 साल, आप बात कर रहे हैं लंबी अवधि की, मतलब कि 17 साल 20 साल, तो ऐसे में ये जो स्कीम है बेसिकली ये एक डेट स्कीम है, और अगर शॉर्ट टर्म में पैसे इकट्ठे करने हो तो ठीक है, बट अगर आपको इसको वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ही पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो मेरी सलाह ये होगी कि इससे आप स्विच कर जाएं ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो वो मल्टी एसेट फंड मतलब वहां पर इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट क्लास हैं, वो बेहतर रहेगा, आप उसमें स्विच कर लें और बाकी सब ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। अरिजीत, मैं तो काफ़ी लंबी सलाह की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आपने सजावा पोर्टफोलियो बनाया है कि पंकज जी को कुछ खास मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ी आपको समझाने में, और बाकी आप बाजार के जानकार भी हैं। बताइए क्या सवाल है और पंकज जी के लिए? एक क्वेश्चन है मेरा वही शॉर्ट टर्म फंड को लेकर। मैं एक्चुअली उसको एज अ इमरजेंसी फंड यूज कर रहा हूँ, जब तक कि एटलीस्ट मतलब 5-10 लाख रुपए उसमें इकट्ठे ना हो जाए। उसके बाद मैं सोच रहा था कि उसको शिफ्ट कर दूंगा ICICI प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी में। तो ये सही रहेगा क्या? बिल्कुल पंकज जी, अगर इमरजेंसी फंड में उसको रखना है तो। बिल्कुल पंकज जी, आपका पर्पस ये है कि इमरजेंसी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, फिर कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए। और स्विच करने की जो बात की आपने कि इक्विटी एंड डेट में करेंगे, तो वहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने अभी सलाह दी आपको, मल्टी एसेट एलोकेशन, तो उसमें डेट इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में गोल्ड भी रहेगा, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि इमरजेंसी के लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड में अपनी SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। और सवाल क्योंकि बड़ा था, लेकिन आपने सब कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखी हुई हैं, तो इसके लिए मुझे सिर्फ यही बताना था कि कितना अमाउंट आपको और बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरिजीत जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या मेरे साथ हमारे अगले दर्शक अंकित शर्मा जुड़ गए हैं? हेलो अंकित, हेलो। अंकित आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैम बढ़िया, अपनी बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने 1 साल से ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? जी मैम जी। ओके, तो खुद सिलेक्ट किए हैं ये फंड्स? जी मैम, ये थोड़ा रिसर्च किया था, फिर खुद से ही सिलेक्ट किया है।
ओके, क्या टारगेट्स हैं आपके? 20 से 25 साल आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। Yes, sir. किस पर्पस के लिए है, किस गोल के लिए है ये आपका इन्वेस्टमेंट? एक कॉर्पस तैयार करना है बस 5 करोड़ का, इस टारगेट के लिए हो गया है। 5 करोड़ का, तो ठीक है। जी। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी इंडेक्स आपने लिया है, एक्सिस का स्मॉल कैप लिया है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप लिया है, आईसीआईसीआई का गोल्ड फंड लिया है। चलिए ठीक है। निवेश आगे चलकर आप बढ़ाने की मंशा भी रखते हैं क्या? जी मैम, बिल्कुल। अभी तो 16,000 के आसपास का ना आपका इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए, ये सवाल विश्वजीत जी के लिए है। विश्वजीत जी बताइए। अंकित जी, बिल्कुल आपने जो फंड सिलेक्शन किया हुआ है वो काफी अच्छा है, उसमें आप बने रहें। आईसीआईसी गोल्ड फंड का क्या वजह है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। बाकी आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप इक्विटी में ही निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपका गोल जो है आपने रखा है 5 करोड़ का, और अभी आप जो अमाउंट कर रहे हैं वो थोड़ा कम है, 16,000 के करीब कर रहे हैं, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, करीब करीब 20-25 हजार रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर वो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेप अप अप्रोच फॉलो करें, और उसमें आप 5% या 10% हर साल एनुअल अपना इंक्रीज करते रहें, मंथली एसआईपी, तो आप अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएंगे। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड की कमी नजर आ रही थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी कंसिडर कर सकते हैं निवेश करना, ताकि आपको एक अक्रॉस कैटेगरीज डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी ये जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें बने रहें और धीरे धीरे अपनी एसआईपीज को हर साल बढ़ाते जाएं, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंच पाए। विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से ये गोल्ड ईटीएफ के बारे में यहाँ पर इन्होंने निवेश किया हुआ है। अंकित? जी मैम, मैम ये ICICI गोल्ड से रिलेटेड एक सवाल था कि ये ईटीएफ से ही, ईटीएफ के अंदर ही बना रहूं या फिर सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है उसमें स्विच करूं? कमाई का विकल्प आपके पास ज़्यादा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में है, और हालांकि उसमें एक लॉक इन भी है 8 साल का। बताएं विश्वजीत जी। बिल्कुल, अगर आपका होराइजन थोड़ा लंबा है, 7-8 साल के लिए आप बने रह सकते हैं गोल्ड फंड में, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कंसिडर करें, क्योंकि आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा इसमें, और 8 साल के बाद पैसा आपको टैक्स फ्री मिलेगा, और जो भी एप्रिसिएशन गोल्ड की होगी यहाँ से लेके 8 साल तक, वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, लॉन्ग टर्म अप्रोच है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, लेकिन अगर आपको लगता है कि बीच में निकलना होगा, जल्दी के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो फिर आप गोल्ड ईटीएफ फंड में बने। अंकित, कोई सवाल पूछना है आपको विश्वजीत जी से? नो मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सागर कदम मेरे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? हेलो, सागर, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैडम, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप सागर? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए, आपने यहाँ पर लक्ष्यों के मुताबिक चीज़ें हमें दी तो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की ये शुरुआत आपने कब से की है? मतलब ईपीएफ पीपीएफ को छोड़कर ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपने कब से शुरू किया है? लास्ट 2 साल से? लास्ट 1 ईयर से? हाँ, लास्ट 1 ईयर से ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, और पीपीएफ और एनपीएस में लास्ट 2 साल से इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया। और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की क्षमता है आपकी? हाँ, आगे का 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का गैप रख के इन्वेस्टमेंट बढ़ा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पंकज जी, आपके पास है ये सवाल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि कोई शख्स अगर बाज़ार को नहीं समझता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो इंडेक्स अप्रोच अपनाए, जो कि काफ़ी स्टेबल होती है। मतलब स्टेबल इन द सेंस इक्विटी में ही एक्सपोजर है, बट बाकी एक्टिव के मुकाबले क्योंकि एक पैसिव अप्रोच है तो वो एक सही कदम माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक 20 साल का समय है, इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप एक्टिव फंड्स की ओर भी रुझान बढ़ाएं, और अगर आपकी निवेश करने की क्षमता है, तो क्या सागर को ये कदम उठाना चाहिए? अभी तो फिलहाल इनके पास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, जहाँ पे ये 3,500 रुपये अपने बच्चे की पढ़ाई के लक्ष्य के लिए, जो कि इन्होंने 20 साल आका हुआ है, रखा हुआ है। लेकिन अगर बढ़ाने की क्षमता है निवेश को, तो और किसी एक्टिव फंड में निवेश करने सलाह आप इनको देंगे? और साथ ही बच्चों की शादी का जो लक्ष्य उन्होंने पीपीएफ में रखा हुआ है, मेरे ख्याल से उसको भी अगर बदलकर किसी एक्टिव स्ट्रैटेजी की ओर अगर आप ले जाना चाहें तो, पंकज जी। बिल्कुल सही कहा कविता आपने। देखिए सागर, ऐसा है कि आपने ईपीएफ तो खैर आपका
सैलरी में से डिडक्ट हो रहा होगा, तो इसके लिए आप वहां पर कंट्रीब्यूशन आपका जा रहा है। पीपीएफ में भी आप एडिशनल निवेश कर रहे हैं। अब ये जो स्कीम्स हैं, ईपीएफ की बात करें या पीपीएफ की, इनमें रिटर्न्स तो गारंटीड मिलते हैं, लेकिन स्पेशली पीपीएफ में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। और आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो यदि आप 20 साल का नजरिया रखते हैं तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि पीपीएफ छोटा सा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का, तब तो ठीक है। बट आपके यहाँ उल्टा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें इक्विटी बहुत कम है और डेट में निवेश ज्यादा है। तो स्कीम अच्छी है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, या मेरी सलाह है, कि आपको इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। और इक्विटी में आपने निवेश की शुरुआत जो की है वो ठीक की है। ये एक लार्ज कैप इंडेक्स है। मैं एक बात थोड़ी सी और बताऊंगा आपको कि जब आप इंडेक्स फंड्स में करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे इंडेक्स फंड्स एक जैसे होते हैं। निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप इंडेक्स है, सेंसेक्स हो या निफ्टी 100 है, ये लार्ज कैप है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। तो आपने लार्ज कैप में किया हुआ है, यहां पर ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा निवेश बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गोल्स को अचीव करने के लिए। और जब आप ऐड करेंगे तो वहां पर आप मिड कैप फंड्स को ऐड करें, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी है आपके पास, डेट में आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है थ्रू ईपीएफ पीपीएफ, और मिड कैप स्मॉल कैप आपको ऐड करने चाहिए। तो मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और इनमें समय के साथ आप अमाउंट को बढ़ाते रहें। चाहे तो आप ऑप्शन ले सकते हैं, शुरुआत में तय कर लें कि कितने अमाउंट से या कितने परसेंट से हर साल आपका निवेश बढ़ेगा, या फिर अपने आप, क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है तो आपकी इनकम कई बार इस बीच में बढ़ेगी, उस हिसाब से आप अपने निवेश को बढ़ाते रहें। तो ये मेरी सलाह रहेगी कि आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऐड करना चाहिए। और आगे अगर ऐड करना हो तो पीपीएफ में और ऐड तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि नजरिया आपका बहुत लंबा है और आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। और जैसे मैंने कहा कि पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है लेकिन काफी कम रहता है, इसके लिए ये थोड़े से बदलाव या सुझाव आपके लिए सुटेबल रहेंगे। सागर, आपको सलाह समझ में आ गई पंकज जी की? हाँ, समझ में आ गया। ओके, ऑल द बेस्ट सागर। नेक्स्ट व्यूवर हमारे साथ कौन है? प्रवीण है मेरे साथ फोन लाइन पे। प्रवीण। हाँ मैडम, कैसे हो आप? नमस्कार। मैं ठीक हूँ, नमस्कार। आप कैसे हो? बस ठीक हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हो? मैं भिवंडी से बोल रहा हूँ मैडम, मुंबई से। अच्छा, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो क्या? घर जा रहे हो? नहीं, अभी जॉब पर ही हूँ मैं। आज अच्छा, मैं जॉब टीवी के पर ही हो। सामने नहीं हूँ। हाँ, मगर अभी फ्री हो चुका हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बात कीजिए ना। आपने सवाल भी भेजा है तो आपको बात तो करनी हाँ। होगी। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, कोटक का मल्टी कैप है, ठीक है। और 10% से आप अपनी एसआईपी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं सालाना। 20 साल का आपका लक्ष्य है, 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए। फंड सिलेक्शन पर आप सलाह जान रहे हैं। कब से निवेश कर रहे हैं आप ये? मैं अभी ये निवेश चालू ही नहीं किया हूँ। मैंने फंड आपका शो देखकर ही सिलेक्शन किया है खाली। अभी मेरे को स्टार्ट करना है, तो फंड सिलेक्शन मेरा सही है, यही कंफर्म करना है। ठीक है। आपने हमसे ये सलाह सुन के खुद रिसर्च की, मतलब इन फंड्स पर? हाँ, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ, तो शो देखकर ही मैंने अच्छा। 4 फंड सिलेक्ट किए। तो खाली कंफर्म करना है, तो इसमें मैं चालू करूँ एसआईपी। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू तो सो मच। आपने फंड हमारा सिलेक्शन शो लगातार ट्रैक किया, तो आपको बताते हैं कि आपने जो फंड्स हमें सुनकर अपने लिए चुने हैं वो सही है या नहीं। विश्वजीत जी, बताइए। तो प्रवीण जी, जब आप इतना अच्छा शो देख रहे हैं तो जो फंड आपने सिलेक्ट किए वो भी बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई बदलाव की भी जो आवश्यकता नहीं है। जो आपका गोल है 1.5 करोड़ का, वो 20 साल बाद है, तो उसके लिए कम से कम आपको 7,500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी और हर साल करीब करीब 10% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एनुअल, तब जाके आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। और मैं 20 साल बाद जो 1.5 करोड़ की वैल्यू है वो करीब आज की तारीख में 50 लाख की होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी गोल बनाया है, महंगाई को भी उसमें कंसिडर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उसको भी जरूर करें, तब जाके आप एक रियलिस्टिक गोल बनाएं। और जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं उसी में ही अपनी एसआईपी इंक्रीज करते रहें, बढ़ाते रहें। हर साल जितना मौका लगे, जब भी बोनस मिले, इसमें आप अपने एसआईपी इंक्रीज करते। चलिए, निवेश को बढ़ाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है प्रवीण।
फंड्स तो आपके अप्रूव हो गए हैं, बहुत बढ़िया काम किया आपने। बताइए और क्या पूछना है? हेलो, मेरे को ये पूछना, फंड बदलाव की कोई जरूरत नहीं है ना, यही फंड कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? हाँ, यही बोल रहे हैं विश्वजीत जी, इसके अलावा और कुछ पूछना है? लेकिन निवेश बढ़ाना होगा, ठीक है? हाँ मैडम, वो मैं बढ़ाऊंगा निवेश। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट प्रवीण। ओके मैडम, ओके। चलिए, अंबुज चक्रवर्ती का सवाल पंकज जी के लिए, खारगर नवी मुंबई से, और इन्हें 20,000 रुपये 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं। इनका भी टारगेट है 1 करोड़ का। फ़ोन लाइन पर जब जुड़ेंगे तब लेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है पंकज जी, तो सवालों के ज़रिए जो समझ में आ रहा है वो ये है कि लोग जो है लॉन्गर टाइम होराइजन यानी लंबी अवधि के निवेश के फ़ायदों को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर निवेश की अवधि आपकी लंबी है और अगर आप अनुशासित तरीके से पैसे लगाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। और इस फ़ायदे में कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसको लोग जितना जल्दी समझे उतना अच्छा होगा। पंकज जी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब कोई गोल तय करते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 30 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, पर आप ये भूल जाते हैं कि उस 1 करोड़ की जो वैल्यू होगी 30 साल के बाद, वो 1 करोड़ नहीं रहेगी, वो कुछ लाख रह जाएगी। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको देखना होता है कि लॉन्ग टर्म में अमाउंट बड़ा चाहिए। अब बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना है तो या तो बहुत बड़ी पूंजी निवेश करनी होगी, जो कई बार पॉसिबल नहीं होती। जब आप 25 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत करते हैं, उस वक्त इनकम के हिसाब से शायद बहुत बड़ा पैसा निवेश करना पॉसिबल ना, लेकिन आप शुरुआत छोटे से ही करें। लेकिन अगर करते रहें और समय के साथ उसको बढ़ाते भी रहें तो लंबी अवधि में ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपने कहा अभी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है उसका आपको बेनिफिट मिलता है। और अच्छी बात यह है कि मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं कि सभी क्वेश्चंस में अभी लंबी अवधि की बात होती है, और खुद व्यूअर्स ये कहते हैं कि हम समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते भी रहेंगे। तो डेफिनेटली काफी मैच्योर हो गए इन्वेस्टर्स अब, ऐसा लगता है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो काफी आसान होगा सभी के लिए गोल्स को अचीव कर पाना। पंकज जी, मैं चाहती हूं कि हम अंबुज के पोर्टफोलियो पर भी चले जाएं। हालांकि अब ये फ्रेश इन्वेस्टर लग रहे हैं मुझे, शुरुआत करना चाहते हैं। तो अंबुज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं, लेकिन धन्यवाद, आपने भरोसा जताया हम पर और हमारे एक्सपर्ट्स पर। 20,000 का निवेश पंकज जी 10 साल के लिए। अगर हम बात करें 20,000 रुपये और निवेश करने 10 साल 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 45 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन इनका जो टारगेट है जो इन्होंने बताया 1 करोड़ रुपए, तो उसके लिए निवेश को बढ़ाना होगा। तो या तो 30,000 रुपये अभी से शुरुआत करनी होगी और साथ में 10% से स्टेप अप भी करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। और जैसा हम बात कर रहे थे अभी कि अगर अमाउंट आपको उतना पॉसिबल नहीं है तो समय आपको थोड़ा देना होगा। तो यहां पर 10 साल के बजाय यदि ये अपने समय को बढ़ा दें, 10 का 15 कर दें, तो इनके लिए इसी अमाउंट से भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो या तो फिर अगर, क्योंकि सवाल पूछ सकते थे अगर फोन पे होते, तो क्योंकि ये बात करें 20,000 की और कैलकुलेशन निकल के आ रही है 30,000 रुपए की, तो पता नहीं 10,000 रुपये एडिशनल SIP कर पाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, आप शुरुआत 20,000 से कीजिए, कोई बात नहीं। और आपको जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि फिर 10% से भी काम नहीं चलेगा, आपको हर साल और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसा मैंने अभी कहा और कविता ने भी एक्सप्लेन किया, कि समय को और बढ़ाइए ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। कुछ स्कीम्स की सलाह मैं दे देता हूं यहां पर, क्योंकि बात कर रहे हैं आप लंबी अवधि की। तो एक एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इस फंड को ऐड करें। आप नए निवेशक हैं तो मैं एक इंडेक्स फंड से आपको शुरुआत करने की सलाह दूंगा। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, इसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी असेट एलोकेशन फंड, और एक रहेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो एक लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, और साथ ही एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी आपको लेने की सलाह दी जा रही है। तो इन फंड्स के साथ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, हम वो जो उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अपने निवेश को बढ़ाने की सलाह दी जा रही है और जो रिकमेंडेड फंड्स है उसमें शायद अपने पोर्टफोलियो में आप बदलाव कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
बताइए विश्वजीत जी, आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है आज का? जी बिल्कुल कविता जी, जब भी आप निवेश करें, किसी भी स्कीम को इवैल्यूएट करें, तो एक अप्रोच है जिसे कहते हैं SLR अप्रोच, यानी कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न्स। इन तीनों पैरामीटर्स पे, मापदंड पे आप उस स्कीम को सिलेक्ट करें कि क्या आपके पोर्टफोलियो या उस स्कीम में कितनी सेफ्टी है, अगर आपको पैसा चाहिए तो कितनी लिक्विडिटी है, और आर मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न्स, क्या इतनी रिटर्न्स हैं कि वो अगर इन्फ्लेशन और टैक्स माइनस कर दिया जाए तो वो पॉजिटिव है या नहीं है। और आपका जैसा भी गोल है, अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको लिक्विडिटी की थोड़ी कम आवश्यकता पड़ेगी, शॉर्ट टर्म है तो ज्यादा पड़ेगी। तो इन तीनों पैरामीटर्स पे अगर आप ये सवाल करें कि जिस स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, क्या उनमें ये तीनों पैरामीटर्स अच्छे से हैं, अगर हैं तो आप निवेश करें, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। पंकज जी, आपका निवेश का गुरु आज का? कविता, देखिए क्या होता है कि जब निवेशक को निवेश करता है तो कुछ ना कुछ बायसेस भी हो सकते हैं, और कई बार ऐसा देखा जाता है निवेशकों के मन में, जैसे ही गारंटीड रिटर्न्स, एश्योर्ड रिटर्न्स, रिस्क फ्री, इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि इनके साथ में रिटर्न्स कितना मिलेगा। क्योंकि जहां पर ये कहा जाए कि यहां पर गारंटी नहीं है तो डर तो लगता है, लेकिन ये भी वहां पर उम्मीद होती है कि रिटर्न्स आपको बहुत ज्यादा जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जब ये वर्ड्स होते हैं एश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटी रिटर्न्स, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स काफी कम होते हैं। लेकिन निवेशक अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये गारंटी वर्ड लगा हुआ है, और ये भूल जाते हैं कि कितने की गारंटी है। ये कॉग्निटिव बायस होता है बेसिकली। तो सलाह यह है कि निवेशकों को हमेशा लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए और सोच समझकर निवेश करना चाहिए, सिर्फ इन वर्ड्स की वजह से, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो भी जानते हैं कि इन शब्दों का क्या फर्क पड़ता है, और कई बार वो इस तरह से निवेशकों को फंसाने की कोशिश भी करते हैं। तो ध्यान रहे कि हमेशा लॉजिकल थिंकिंग के साथ आप रिस्क और रिटर्न दोनों को समझें। चलिए, बहुत बढ़िया निवेश के गुरु मंत्र जो आपको अपनी ज़िंदगी में हर निवेश के मोड में इनका पालन करना है। शो का आखिरी सवाल, और विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन मैम, एंड थैंक यू फॉर अकोमोडेटिंग माय क्वेश्चन। मेरा सवाल एक्चुअली है एक्सपेंस रेशियो रिलेटेड। 7 साल पहले जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो आई हैड नो आइडिया, एंड मैं किसी एजेंट के कहने पे, उसके एडवाइस पे अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आई हैव सेंड यू माय पोर्टफोलियो, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर ईदर थीमेटिक फंड्स या तो रेगुलर ग्रोथ वाले फंड्स हैं। जी, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मतलब ये जो हाई एक्सपेंस रेशियो है, क्या मैं स्विच ऑन टू डायरेक्ट फंड मेरे लिए क्या सही रहेगा? आई एम टारगेटिंग एट 10 crores बाय मतलब आफ्टर इन्वेस्टिंग 30 years। ठीक है, बताइए विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी? जी बिल्कुल विनोद जी, आपका जो पोर्टफोलियो है, सही बात है, थोड़ा थीमेटिक फंड्स की तरफ काफी रुझान है, और इसकी वजह से ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह भी यही रहेगी कि आप थीमेटिक फंड से निकलकर, जो कि आपका बिजनेस साइकिल फंड है और एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड है, यहाँ से निकलकर आप दूसरे अच्छे फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें से किसी एक फंड का चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी है। जहां तक कि आपने सवाल पूछा डायरेक्ट का, तो वो अगर आपको लगता है कि आप सारे निवेश के उतार चढ़ाव समझने लग गए हैं, मार्केट डायनेमिक है, आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं, आपके पास इतना समय है कि आप ये सब चीजें खुद करेंगे, तो आप जरूर डायरेक्ट में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसमें ऐसा लोग मानते हैं कि NAV भी काफी मतलब सस्ती पड़ता है, फंड की कॉस्ट भी जो होती है, जिसको TER कहते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, वो भी काफी कम होता है। तो थोड़े से लालच में कभी कभार निवेशक फंस जाते हैं और गलत स्कीमों में भी निवेश कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे सलाहकार होना बहुत जरूरी है, जो आपके इमोशंस को मैनेज कर पाए, फियर और ग्रीड जैसे भाव जो आते हैं उनको मैनेज कर पाए, और हर समय आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर पाए। ऐसा देखा गया है, जब बिजली खराब होती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो अब जब आप पैसा निवेश करने जाते हैं तो खुद डायरेक्ट करने में कभी कभार गलती हो जाती है। तो इसलिए एक एक्सपर्ट होना आपके साथ बहुत जरूरी है और बहुत लाभदायक भी होता है। उसकी एक छोटी सी सलाह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी पॉजिटिव हो सकता है। तो मेरा सलाह यही रही, अगर आपके पास समय है तभी आप डायरेक्ट करें, अदरवाइज
किसी एक्टिव अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर का चुनाव करें जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, जिसके पास काफी अच्छा तजुर्बा हो, तभी आप उसका चुनाव करके उनकी सलाह लें। और जो 5 करोड़ का लक्ष्य है जो आपने रखा है, उसके लिए आपको थोड़ी एसआईपी और इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपके पास 25 लाख रुपए ऑलरेडी है भी, तो 25 लाख जो है करीब करीब 2.5 करोड़ बन जाएगा। और इसके अलावा जो आप अगर आप एसआईपी जो आप कर रहे हैं उस पर 5% एनुअल इंक्रीमेंट करें तो वो भी 3-3.5 करोड़ बन जाएगा। तो आप अपने लक्ष्य के काफी ज्यादा पहुंच पाएंगे, करीब 6 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो एसआईपी थोड़ी इंक्रीज करें और मेरे हिसाब से अपना एक अच्छे सलाहकार का चुनाव करें। और ये जो पोर्टफोलियो है उसमें एक लार्ज मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड भी जरूर शामिल करें। विनोद, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। मेरा समय पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगर आपको सलाह समझ में नहीं आई हो तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप अपना सवाल जो है और उसका जवाब यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे शो को समाप्त करना होगा। विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग आपने करवाई हमारे शो के ज़रिए। और मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। और इसके अलावा आप हमारे शो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं और वो सारे सवाल हम शो में शामिल करेंगे और कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।